हाय गाइस, वेलकम बैक। सो पिछली क्लास में हमने देखा था कलेक्शंस, लिस्ट टपल वगैरह सब खत्म कर दिया हमने। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा हम ऊप्स भी सीखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, और क्लासेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं पाइथन में, और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं पाइथन में। ओके, सबसे पहले ये जो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि उनके थ्योरी है समझने में आसान रहेगा। ओके, सो ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, एक्चुअली होती क्या है? देखो, सॉफ्टवेयर में किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके आप अल्टीमेटली स्ट्रक्चर्स बनाते हो। स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिसमें डेटा हो, लॉजिक हो, कुछ फंक्शनैलिटी हो। जैसा दुनिया में देखोगे आप, कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मैं खुद एक स्ट्रक्चर हूँ, आप एक स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा जिस जो कुछ काम कर सके, कोई ऑब्जेक्ट कुछ काम कर सके। सो इन स्ट्रक्चर्स में दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स। लीनियर का मतलब सिंपल सा है। लीनियर का मतलब यह है कि वो सिंपल स्ट्रक्चर है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसमें कुछ टफनेस नहीं है। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अकेला हूँ दुनिया में, तो आई डोंट नीड टू, मैं किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे पूछेगा उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो कोई रिलेशनशिप नहीं हो, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर्स। जैसा फॉर एग्जांपल, ये एक क्लास है तो उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई रिलेशन, किसी के साथ रिलेशन नहीं है उसका, वो हो गया लीनियर स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्शनरी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक की वैल्यू पेयर है, की है वैल्यू है, की है वैल्यू है, ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर। लेकिन एक इनवॉइस देखो, जो दुकान में अगर आइटम खरीदोगे तो बिल देगा ना, इनवॉइस, बिल। उसमें एक आइटम का बहुत सारा प्राइस होता है। कभी कभी एक इनवॉइस में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और एक आइटम का कई सारा आई मीन टैक्सेस होता है। सो अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को हम कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इस ये डॉक्यूमेंट में और डिक्शनरी के डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है? डिक्शनरी का डॉक्यूमेंट है वन टू वन रिलेशन है, वन की वन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा डेटा जुड़ा हुआ है एक के ऊपर। डिक्शनरी में भी की वैल्यू में बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बट वो कमा सेपरेटेड है। वो एक स्ट्रिंग ही है, हमें सिर्फ बताया गया ऐसा कमा कमा। लेकिन इनवॉइस ऐसे नहीं, वन इनवॉइस मेनी आइटम्स, वन आइटम मेनी प्राइजेस, ये इसको कहते हैं नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। जैसा वन क्लासरूम मेनी स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो ऐसे रिलेशनशिप डेटा को कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और ऐसे नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स आगे जाके बड़े बड़े चीज़ों के लिए काम आते हैं। देखो, अगर मैं अकेला हूँ तो मेरा जो सॉल्यूशंस है, मेरा जो काम है, उसका भी एक लिमिटेशन रहेगा। अगर मैं बहुत सारे लोगों से एसोसिएटेड हूँ, बहुत सारे मशीन्स और नॉलेज से एसोसिएटेड हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम भी, मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, मेरा सॉल्यूशंस भी स्टैंडर्ड होगा। सो इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप सपोर्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यही है भाई लीनियर, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऊप्स प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सिंपल से होते हैं, रिलेशनशिप नहीं होते हैं।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारा रिलेशनशिप, उस वजह से वो बहुत स्ट्रांग होता है। गेटिंग दैट? पहले इस बात को समझ लीजिए, दुनिया में जो भी खुदा ने बनाया है, ये सब एक से एक जुड़े हुए हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मधुमक्खी, मधुमक्खी शहद से जुड़ी हुई है, या शहद मक्खी से, मधुमक्खी से जुड़ा हुआ है, और मधुमक्खी फूलों से जुड़ी हुई है, फूल पेड़ से जुड़ा। सो हर एक चीज़ आके रिलेशनशिप है, और हम शहद से, और बीमारी की शिफा शहद में। सो ये रिलेशनशिप जो है, इसको हम कहते हैं नेचर, ये ऐसे ही बनाया गया है। सो कोई एक चीज़ बिना मतलब कुछ भी नहीं है दुनिया में, हर चीज़ अपना अपना काम करती है, और हर चीज़ किसी दूसरे चीज़ों से मिलके है। सो रिलेशन, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, किस लिए बनानी है? ताकि आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज को सॉल्यूशंस दे सकें। अगर आपको इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। और यहाँ पे पाइथन जो लैंग्वेज है आपका, पाइथन दोनों टाइप प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, फंक्शनल दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों। क्यों सर दोनों? व्हेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हम क्यों फंक्शन पे जाए? देखिए, हर जगह हमें कॉम्प्लेक्स सोचने की ज़रूरत नहीं। बच्चे से खेलना है तो बच्चे की तरह खेलो ना, क्यों? चूहे को मारना है तो छोटी सी एक छड़ी लेके जाओ, या कोई लकड़ी, उसके लिए कोई तोप लेके जाएगा। सो आपका प्रॉब्लम छोटा हो तो फंक्शनल वे में यूज़ कर लो, अगर आपका प्रॉब्लम बड़ा है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में यूज़ कर लो। पाइथन जो है दोनों किस्म की प्रोग्रामिंग रहता है। कहीं कहीं छोटी छड़ी काफ़ी है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम छोटा है आप फंक्शनल यूज़ करो, जहाँ प्रॉब्लम बड़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ कर लो। ये इसका फंडा है। गेटिंग दैट? सो सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी फंक्शनल है, लेकिन सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख नहीं सकते, सी प्लस प्लस में आप स्ट्रक्चर्ड लिख नहीं सकते। लेकिन पाइथन ऐसी एक लैंग्वेज है जिसमें दो भी आप कर सकते हो। गॉट इट? फाइन, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसके फॉलो करने से क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है आपको? देखो, अगर आप जब प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखोगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को जब फॉलो करोगे, जिसको एलन के ने डिफाइन किया, ग्रेडी बूश ने डिफाइन किया, रूम्बा, इवार जैकबसन ने डिफाइन किया, और एरिक गामा, रिचर्ड हेल्म, जॉन विलिसर जैसे लोगों ने प्रिंसिपल्स निकाली, डिज़ाइन पैटर्न्स निकाली। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है एकदम सही रहेगा, और आई मीन दिस विल, वो आपके सर में दर्द नहीं लाएगा। आराम से आप उस प्रोग्राम को कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, और जितना जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट को आप ख़त्म कर सकते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस में लिखा है मैंने, और सारे ऑथर्स भी यही कहते हैं, लेकिन ये पूरे पूरे मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं जब भी फॉलो करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मेरा जो प्रोग्रामिंग आउटपुट होता है सबसे बेहतरीन होता है, और वो प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करता है। और मेरे पास भी इतना टाइम रहता है कि अब मैं अपने आप पे, मेरे फैमिली पे मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। सो ये एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये पॉइंट्स को थोड़ा धीरे से पढ़ना, समझना, बहुत मज़ा आएगा इसमें। ओके, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना है तो सबसे पहले आपको थोड़े वर्ड्स को जानना होगा, बाद में जाके आप उसको सीख लीजिए। सबसे पहले क्लास। क्लास मतलब एक प्लान, हर एक चीज़ का एक प्लान होता है ना। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे ये माइक क्रिएट करनी है, या कोई ये चाबी क्रिएट करनी है, तो हर चीज़ के लिए एक प्लान बनानी है। सो प्लान नहीं बनाओगे तो फेलियर तो पक्का है। सो क्लास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर ऑब्जेक्ट के पीछे एक क्लास होती है। सो पहले आपको क्लास बनाना होगा। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान है। ये क्लास अगर बना लेंगे, आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक घर का प्लान बना लिया हमने, तो उस घर के प्लान के द्वारा हम बहुत सारे घर बन सकते हैं,
बहुत सारे मकान बन सकते हैं। सही है कि ऑब्जेक्ट जो है रियलिटी है, जो ये जो है ये रियलिटी है, ये दिखता है, ये असल है। इसका जो प्लान है वो एक बार बनाया था इसको बनाने वाले ने, उसके बाद कई सारे माइक्स को उसने बनाए। सो ऑब्जेक्ट जो है रियलिटी है। एंटिटी, एंटिटी, ऑब्जेक्ट को एंटिटी कहते हैं। एंटिटीज किसको कहते हैं? कई सारी ऑब्जेक्ट्स हो तो उसको हम एंटिटीज कहते हैं। गेटिंग दैट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चौथा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए। देखो, खुदा ने हम सबको ग्रुप ग्रुप में बनाया है। जैसे हम हैं इंसान के ग्रुप, मेरी बिल्ली जो है घर पे वो जानवर की ग्रुप। एक मूवी आई थी क्रिश की, ऋतिक रोशन, उसमें मानवर बोल के एक जंतु को निकालते, तो बोलते मनुष्य और जानवर दोनों मिलके मानवर। सो दैट मीन्स मनुष्य अलग है, जानवर अलग है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किस लिए किया? See, दुनिया भर जो भी ऑब्जेक्ट है सारे हर तकसीम किए हुए हैं, कई सारे क्लासिफिकेशन। इन चीज़ों को किया गया है इसलिए कि आप उनको समझ सके, परख सके, उनको जोड़ सके। बहुत सारे फायदे हैं इसको ऐसे करने से। सही है ना? और दूसरी एक चीज़ है, व्यू टू देखो। अगर हम कहते हैं कि हम इंसान हैं तो मैं मुस्कुरा सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मैं जानवर हूँ तो मैं मुस्कुरा नहीं सकता। देखो, मुस्कुराना हर इंसान की फितरत है, सोचना हर इंसान की फितरत है, लिखना पढ़ना हर इंसान की फितरत है। सो आप डायरेक्टली कह सकते हो अगर इंसान है तो ज़रूर वो हंस सकता है, वो सोच सकता है, वो लिख सकता है, वो पढ़ सकता है। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारे इंसान के हैं। तो जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, जो भी ऊपर के क्लासिफायर्स में जो बिहेवियर्स प्रॉपर्टीज है, ऑटोमेटिकली वो चाइल्ड क्लासेस में रहेंगे। तो इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड भी कहते हैं हम लोग। जो एक बार डिफाइन कर दिया, का बाकी सारे क्लासेस में वो अपने आप आ जाएगा। सही है कि नहीं? सो ये भी दूसरा व्यू है, सो कोड रीयूजेबिलिटी। और इसके अलावा अगर उसको थोड़ा गौर से देखोगे तो हायरार्की क्लासिफिकेशन करने से हमें समझना आसान होता है और मिक्स एंड मैच करना भी आसान हो जाता है। जैसे मम्मी की किचन सारा उसने बराबर जोड़ के रखा है, इसके वजह से उनको खाना बनाना, भोजन बनाना बहुत आसान होता है। आई बैग को आइसक्रीम देखो, क्रीम्स रहेगा, नट्स रहेगा, फ्रूट्स रहेगा, टॉपिंग्स रहेगा, अलग अलग क्लासिफाइड रहेगा। जाके उसके बाद मिक्स एंड मैच करो, एक बेहतरीन सा आइसक्रीम बन जाता है। सही है कि नहीं? और दूसरी चीज़ पॉलीमॉर्फिक कोरी। देखो अभी कोई एग्जीबिशन हो रहा है जहाँ पे शू शू स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आप बैटा शू एग्जीबिशन बोल के अगर बोलूँगा तो सिर्फ बैटा ही रहेगा ना, लेकिन शू एग्जीबिशन बोलूँगा तो बैटा रहेगा, एडिडास रहेगा, लखानी रहेगा, नाइकी रहेगा, सब सब रहेगा उधर। सो शू एग्जीबिशन बोलने से वो जेनरिक हो गया, कोई भी शू कंपनी उधर आके शू का स्टॉल लगा सकती है। सो इसको कहते हैं पॉलीमार्फिक कोरियन। अगर मैं कहता हूँ बैटा शू एग्जीबिशन, वो पॉलीमार्फिक कोरियन है। पॉली मीन्स बहुत सारा मतलब है इसका। शू बोल देंगे, शू एग्जीबिशन बोल देंगे, बैटा, लखानी, एडिडास, नाइकी सब लोग आ सकते हैं। सो इस टाइप ऑफ वर्ड्स को हम पॉलीमार्फिक कोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो कैसा वर्ड है ये टॉप लेवल वर्ड है शू। इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्लासिफायर क्लास होता है, टॉप नाउन होता है, और ये असल में नहीं है। शू बोल के कुछ नहीं है दुनिया में, बस बोल के कुछ नहीं है, आइसक्रीम बोल के कुछ नहीं है, पेंट बोल के कुछ नहीं है। क्या है दुनिया में? रेड पेंट, ब्लू पेंट, ग्रीन पेंट है, लेदर शू, ब्लैक शू, वाइट शू, यही है। सही है कि नहीं? सो समझिए ठीक से। ऊपर का जो क्लास है शू, शू कहीं नहीं होता, वो एक स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है, रूल्स है। सो हम कहेंगे कहेंगे कि यहाँ पे शू एग्जिबिशन लगा है तो सारे शू कंपनीज रहेंगे,
और सारे टाइप ऑफ शूज़ रहेंगे। अब वहाँ जाके मुझे शू दिखाओ बोलेगे तो पूछेगा ना कौन सी कंपनी का कौन सा मेन आइटम चाहिए, शू तो नहीं रहेगा ना उधर। शू जैसे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, काइंड ऑफ शू ऑब्जेक्ट्स ऐसा रहेगा। गॉट इट गाइस? तो एक बार देख लेना, ये हमारा जो बेसिक ये है, ये पीपीटी है। सो ये हम लोग सिर्फ बेसिक्स टच कर रहे हैं ऊप्स पे। आगे जाके जावा में और कई सारे लैंग्वेज में बहुत कुछ पढ़ेंगे ऊप्स के ऊपर। अच्छा, एक और चीज एनकैप्सुलेशन, ग्लॉसरी कहते हैं। ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स मतलब क्या क्या वर्ड्स है ऊप्स में जो हमें सीखना है, हमें जानना है। सो एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन का मतलब यह है कि आप चीज़ों को जोड़ो, सही चीज़ को सही चीज़ों से जोड़ो, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब देखो मैं इधर आके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये यही सही चीज़ है इस प्रोग्राम का। अगर मैं पढ़ाऊँगा नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, नहीं आप पढ़ोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं। देखो जोड़ना ज़रूरी है, जोड़ना ज़रूरी है, और सही जोड़ना और भी ज़रूरी है। जब तक सही चीज़ों से सही चीज़ जुड़ नहीं सकती, जुड़ती नहीं, तो वहाँ पे कुछ अंजाम नहीं होता उसका। सो जोड़ना, इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गाना नहीं आता, डांस नहीं आता। मैं उन चीज़ों को मैंने हाइड कर दिया ताकि मैं क्लासरूम में टीचिंग को एक्सपोज करूँ, और डांस क्लास में टीचिंग को हाइड करके डांस को एक्सपोज करूँ। हाइडिंग एक प्रॉपर्टी है जो एनकैप्सुलेशन के साथ आती है। जब हम एक चीज़ को छुपा के दूसरी चीज़ को जब एक्सपोज करते हैं, फाइन, उसको राइट एक्सपोजिंग या रॉन्ग एक्सपोजिंग कहते हैं। यहाँ पे आके मैं टीचिंग को छुपा के डांसिंग करूँगा तो रॉन्ग एक्सपोजिंग है, रॉन्ग बाइंडिंग है। क्योंकि मैंने राइट बाइंडिंग किया है, मैं यहाँ का इस क्लासरूम का एक हिस्सा हूँ। अगर मैं रॉन्ग रॉन्ग बाइंडिंग करता तो इस क्लासरूम का हिस्सा नहीं होता। सो ये एनकैप्सुलेशन का एक गेस्ट है। गेटिंग दैट? अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि एनकैप्सुलेशन अगर सही करोगे तो अब्स्ट्रैक्शन आपको मिलेगा। क्या अब्स्ट्रैक्शन क्या है? जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हाइड कर दो, जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको आप एक्सपोज कर दो। अननेसेसरी चीज़ें जैसे मैं डांस कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, अब क्लासरूम में तो वो मैंने हाइड कर दिया। सो अननेसेसरी चीज़ें इस क्लासरूम के लिए उसको मैंने हाइड कर दिया, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो मुझे पाइथन पढ़ानी है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। सो ये हो गया अब्स्ट्रैक्शन। गॉट इट? छोटे छोटे चीज़ें हैं, समझ लीजिए, फिलहाल काफ़ी है, इतना इतना समझिए काफ़ी है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ऑब्जेक्ट कहीं काम, आई मीन ज़्यादा, एक से ज़्यादा रूप धारण करना। जैसा मैं यहाँ पे टीचर हूँ, घर पे एक बेटा हूँ, या नो बाप हूँ किसी का, फैन किसी का भाई हूँ, मेरी कंपनी में मैं मालिक हूँ। सो ये का ऑब्जेक्ट कहीं काम कर सकता है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। जितने ज़्यादा काम करेगा उतना डायनामिक होगा एक ऑब्जेक्ट। सही कि नहीं? और दो चीज़ें हैं पॉलीमॉर्फिक में, पॉलीमॉर्फिज्म में, एक ओवरराइडिंग, दूसरा ओवरलोडिंग। एक ओवरराइडिंग, दूसरा ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग तो आई मीन पाइथन में नहीं है, आपने पहले मैंने सिखाया था फंक्शन। एक ही नाम अगर दोगे तो पैरामीटर्स चेंज करोगे तो पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब फंक्शंस क्लास में जाके सुनिए, उसमें मैंने कहा है सेकेंड वीडियो में। सो ओवरलोडिंग, एक फंक्शन को मैंने दो डिफरेंट पैरामीटर्स दे के अगर दूसरे लैंग्वेज में करूँगा तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। पाइथन में अलाउड नहीं है, बट एज सच दूसरे वे से बाय विच पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड। ओके, सो इन चीज़ों को मैंने बहुत कम कवर किया है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ गौर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, अपने डाउट्स को कमेंट में भेजें ताकि उस डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ उसके। ओके, चलेगा। सो मैं इस वीडियो को यहीं से स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में वी विल स्टार्ट लुकिंग एट कैसे इस ऊप्स को हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके,
थैंक यू।